नमस्कार। नेशनल इंडिया न्यूज के स्पेशल शो जनता की पुकार में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश यादव। साथियों, और आज ही के दिन 1902 में शाहू जी छत्रपति महाराज ने अपने राज्य में पिछड़े वर्गों के लिए 50% आरक्षण की शुरुआत की थी। आज के दिन को हम आरक्षण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस आरक्षण दिवस की बधाई देना चाहता हूं। अपने सभी जो प्रतिभागी हैं उनको भी आरक्षण दिवस की बधाई देना चाहता हूं। आज की इस चर्चा में हमारे साथ हैं सामाजिक राजनीतिक चिंतक और विश्लेषक डॉक्टर मनीषा बांगर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सूरज मंडल हमारे हैं, एडवोकेट आर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, ये भी हमारे साथ हैं, और अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी ललित कुमार, ये भी हमारे साथ हैं। साथियों, जहां तक आरक्षण की बात है, इस समय जो है 26 जुलाई को आरक्षण की सबसे पहले देश में शुरुआत हुई थी, और उसके बाद में आजादी के बाद से पहले अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आरक्षण दिया गया, और बाद में काफी संघर्ष के बाद में ओबीसी को भी आरक्षण दिया गया। लेकिन उसके बाद भी व्यवहार में ये इसका असर नहीं होने दिया मनुवादी ताकतों ने, और जो कुछ भी जितना कुछ भी लाभ मिल रहा था उसको भी खत्म करने की कोशिश होने लगी। और अब सबसे बड़ा हमला किया जो उन्होंने क्रीमी लेयर की परिभाषा को परिवर्तित करके और उसमें परिवर्तित करने की कोशिश करके, और इसमें सैलरी किया है और खेती की आमदनी को जोड़ने की जो कोशिश की है, इसके खिलाफ में इस समय देश में काफी माहौल बन रहा है। तमाम सामाजिक न्याय के संगठन खड़े हो रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जहां तक जितना भी संभव हो रहा है संगठन अपने अपने तरीके से आवाज उठा रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो मंडल 2 की लहर इस समय चल रही है, चलाने की कोशिश हो रही है। लेकिन इसके साथ ही देखें तो जिस तरीके से जब मंडल आयोग लागू हुआ था, यानी मंडल पार्ट 1 अगर उसको कहें, तो उसको नेस्तनाबूद करने के लिए, उसको बेअसर करने के लिए, उस समय की जो सरकार थी जिसने मंडल आयोग लगाया था उसको गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमंडल की राजनीति शुरू की थी, मंदिर की राजनीति शुरू की थी। इस समय देखें तो देश में सबसे बड़ा संकट हालांकि कोरोना का है, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आ रहे हैं और वहां पर मंदिर का भूमि पूजन करने जा रहे हैं। यानी मंडल 2 के खिलाफ में कमंडल 2 की लड़ाई ये फिर से सामने रख रहे हैं और फिर से कोशिश कर रहे हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लोगों को फिर से गुमराह करके धर्म की अफीम चटाई जाए और इसकी आड़ में ये अपने हित साधते जाएं। इसके बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे डॉक्टर मनीषा जी से। मनीषा जी, क्या लगता है ये मंडल 2 का जो माहौल दिख रहा है, इसके विरोध में ही ये राम मंदिर का मुद्दा फिर से उठाया जा रहा है? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को बहुत ज्यादा मुबारकबाद। छत्रपति शाहू महाराज जो कि पितामह माने जाएंगे प्रतिनिधित्व के, खासकर मॉडर्न इंडिया के कंटेक्स्ट में, और सबको बधाई देते हुए भी मुझे जो आपने जो सवाल किया हुआ है उसको लेकर मैं फिर से कहना चाहूंगी कि यह आज का जो दिन है और आज का जो समय है, उस वक्त हमको सामाजिक न्याय, कई लोग कह रहे कि आज के दिवस को सामाजिक न्याय दिवस, सोशल जस्टिस डे की तरह मनाना चाहिए। बिल्कुल मनाना चाहिए, एक जश्न की तरह से मनाना चाहिए, लेकिन ये आकलन का भी दिन है और ये वह याद दिलाने का भी दिन है कि ये दशक जो चल रहा है, ये सामाजिक अन्याय का तीसरा दशक चल रहा है। ये ओबीसी के लोगों को समझना चाहिए और ये तमाम बहुजन समाज को समझना चाहिए और इसकी दिशा में हमने सोचना चाहिए। इसके अलावा जो आज कोरोना की महामारी होते हुए आज ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन 27 तक सीमित रखने के बावजूद सिर्फ सी ग्रेड जो नौकरियां है वहां पर भी 20% अभी तक वो लागू हो पाया है, और ए ग्रेड और बी ग्रेड की तो बात ही दूर है। उनके साथ जो ये अन्याय और साजिशें हुई है उसका भी दिवस मनाने की जरूरत है या उसको याद करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी शिलान्यास और पुनः मंदिर का मामला निकालकर
भारतीय जन विद्रोह पार्टी बनेगी, में जन विद्रोह वो पैदा करने का काम कर रही है, ऐसा मैं समझती हूँ। जी, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट डॉक्टर आर बाग भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर बाग साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तमाम संगठन हमारे साथी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ओबीसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वो जो तबका है उसको तो इस सबसे कोई ज्यादा मतलब दिख नहीं रहा है। जो मास तबका है, जो आम तबका है, उसको तो अभी भी मंदिर ही चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी यही आकलन कर लिया है। तो क्या लगता है आपका, आपसे खास तौर पर यह सवाल इसलिए है कि आप समाज को जागरूक करने के कामों में बहुत ज्यादा सक्रिय रहे हैं, लोगों को की जो जमीनी सोच है उससे भी आप पढ़ रहे हैं, लोग उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं उससे भी आप परिचित हैं। तो इस समय स्थिति क्या है, लोगों की आवश्यकता क्या है वास्तव में? मंदिर चाहिए उनको या मंडल चाहिए? देखिए, बहुत धन्यवाद आपके न्यूज चैनल को और तमाम श्रोताओं को, पूरे देश के, पूरे दुनिया को, खास करके जो वंचित वर्ग हैं उनको सामाजिक न्याय दिवस कहिए या आरक्षण दिवस कहिए। आप उसके ऊपर जो सोच है, आप सोचिए कि जो राजनीति अभी डेमोक्रेसी के इंडियन डेमोक्रेसी में चल रहा है, 1902 में 26 जुलाई में जो परिस्थिति थी, जो सोच जो था महात्मा ज्योतिबा फुले साहब का, उसी सोच को उन्होंने एग्जीक्यूट किया छत्रपति साहू जी महाराज ने। उसके बाद फिर उसी वक्त भी सातारा का एक ब्राह्मण छत्रपति साहू जी महाराज का पुरजोर विरोध किया था। 1917 में भी वही विधिमंडल में आरक्षण की बात आया तो बाल गंगाधर तिलक ने उसका विरोध किया था। तो आगे आप आएंगे 1927 में भी गांधी ने विरोध किया। जो काम कांग्रेस उस डेट में कर रहा था, आज उसके बाद फिर आजादी के बाद काका कलेकर कमीकर बाबा साहब आम्बेडकर जब रिजाइन कर देते हैं, रिजाइन के बाद फिर जो फॉलो अप होता है, आगे आके फिर मंडल कमीशन, उसके पास सुप्रीम कोर्ट में जाना, सुप्रीम कोर्ट में क्लीवर कसेप्ट वो 9 जजेस बेंच का जजमेंट आना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है। और इससे पहले भी एक सोच के ऊपर काम चल रहा है, तो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर है देश में, उसको आप समझिए। एक उस टाइम पे क्या हुआ, मोरारजी देसाई के सामने एक मजबूरी हो गई थी। अगर वो जो गुजरात का ब्राह्मण थे तो उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटिव उन लोगों को लैप्सेस हो सकता था, मगर अगर मंडल कमीशन का रिपोर्ट को अगर लागू नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो गेनिंग हो सकता था, पॉलिटिकल माइलेज को मिल सकता था, नहीं मिली। दूसरी बात है कि जो ब्राह्मण बाप है वो मेंटल वो माइंड के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है कि आपको क्या चाहिए, आपका लेवल ऑफ अवेयरनेस क्या है, आपका लेवल ऑफ आपका इंटेलेक्चुअल क्या कर रहे हैं आप लोगों के। 112 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आज के डेट में, जो माननीय गणेश सिंह जी हमारे अच्छे मित्र हैं, उन्होंने लिखित सबको दिया, आप इसका विरोध करो। 1993 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मंडल कमीशन आने के बाद, उसका मंडल केस आने के बाद, इंदिरा साहनी जजमेंट आने के बाद 93 में डीओपीटी का एक ऑर्डर निकलता है। वहां पे जो एग्रीकल्चरल इनकम है, श्रमिकों को एक्सक्लूड किया गया था। अभी जो हम आपका जो एंटायर टॉपिक है कि ये मंडल 2 में कहूंगा, आप अगर 1902 से आप स्टार्ट करिए, कहीं ना कहीं उसमें मंडल नहीं थे, लेकिन वही कंसेप्ट, वही चीज, वही समय काल परिस्थिति सब कुछ था। तो आज जब हम 2020 में हैं और इसी चीज का जिक्र कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जागरूक जो समाज होना चाहिए था, कहीं ना कहीं हम लोग लैप्सेस हैं। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेंट कौन लोग हैं, आप उनको समझना पड़ेगा। 7 लोग अपने जान प्राण का आहुति देके मंडल कमीशन आंदोलन को सफल बनाए थे। 7 में से 4 लोग शेड्यूल कास्ट के थे, जो माननीय शरद यादव जी कहते हैं उसको सही तरीके से। आपका सवाल है कि क्या चाहिए, ये क्या चाहिए का सवाल समाज की जन जागृति के ऊपर निर्भर करता है। वो लोग अधिकार चाहिए तो उसको संविधान के बारे में जानना चाहिए, बिल्कुल उसी के ऊपर जन जागृति नहीं हो रही है। जो हमारे सामाजिक संगठन है, बड़े बड़े संगठन है कि सामाजिक कार्यकर्ता है, कहीं ना कहीं इस चीज को, जैसे 2 अप्रैल में एक जन जागृति हुआ, सुप्रीम कोर्ट भी अपना जजमेंट वापस ले लिया,
अगर ऐसा मंडल 2 के रूप में एक जन जागृति के रूप में आप देखेंगे, आपको ये समझना पड़ेगा भूपेंद्र यादव जी की उस टाइम पे सरकार एक सबन प्रधानमंत्री होते हुए भी वीपी सिंह ने उसको, हालांकि उसने जिस कम्युनिटी को रिजर्वेशन नहीं दिया गया था उस कम्युनिटी को उसका मुखिया बनाया चरण सिंह जी को, कि कहीं ना कहीं आप इसमें उनका इंटेंशन को समझ सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं देवीलाल जी को हाँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल किला से कह रहा है कि मैं दमखम के साथ इनको अधिकार दूंगा, हर लेवल पे दूंगा। उसको आप समझिए, आज के डेट में 112 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नरेंद्र दास मोदी भी है, मगर उन्होंने उसको छोड़ के बाकी सब लोगों ने कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके ऊपर अपना यथास्थिति की और 15 लाख तक एनुअल इनकम को बढ़ाने की कोशिश किया गया। हालांकि गृह मंत्री जी इधर पीएमओ से कुछ खास तरीके से कोई फीड नहीं आया है। मैं उसके ऊपर और भी ब्रीफ करूंगा। ललित कुमार जी, अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जो भी सामाजिक न्याय का जिस तरह का भी माहौल है, जिस तरह की भी लड़ाई है, खासतौर पर ये उत्तर प्रदेश और बिहार में तो देखने को मिलती है, लेकिन उत्तर भारत के जो और प्रदेश है, मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ भी हुआ, हरियाणा हुआ, दिल्ली, इस तरह का माहौल नहीं देखा जाता है। आपने मध्य प्रदेश में खासतौर पर बहुत प्रयास किया है, एक बड़ा संगठन भी खड़ा किया है, तमाम जागरूकता के प्रयास किए हैं। क्या लगता है तो उतनी कामयाबी नहीं मिल पा रही है? हम अपने लोगों को जागरूक क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या गैप है हमारे बीच में? हमारी बात उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? देखिए महेंद्र जी, जो ओबीसी समाज है वो वर्ण व्यवस्था में चौथे वर्ण का समाज है, और ये वो समाज है जिसको पुष्यमित्र शुंग के काल के बाद से लगा के 1813 तक एक शिक्षा से वंचित करके रखा गया। तो हमारे जो पूर्वज लगभग 2000 साल तक शिक्षा से वंचित रहे, संपत्ति से वंचित रहे, सत्ता से वंचित रहे, इतना मानसिक रूप से इतना कमजोर कर दिया, शैक्षणिक रूप से इतना कमजोर कर दिया, ये समाज आज के समय में अपने जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक हक अधिकार है उनके बारे में जागृति खो बैठा है। अभी जो थोड़ी बहुत जागृति जो आना शुरू हुई है वो आधुनिक काल में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के प्रयासों से शुरू हुई, जिसको साहू जी महाराज जिनका जयंती है उसकी सब लोगों को बधाई देता हूं, और आपके चैनल के सभी लोगों को और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आज के समय में जहां की पूरी मीडिया गोदी मीडिया हो गई है, सत्ता के इर्द गिर्द घूमने वाली मीडिया हो गई है, जो ना मंडल के बारे में कोई बात उठाती है, ना ओबीसी के, ना लोकतंत्र के बारे में, ना प्रतिनिधित्व के बारे में, वो तो सिर्फ हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान में मस्त है। ऐसी मीडिया जो मोदी करने में लगी है, ऐसे समय में आपके चैनल के द्वारा राजर्षि साहू जी महाराज की जयंती के अवसर पर क्रीमी लेयर के ऊपर जो षड्यंत्र किया जा रहा है, हमारे ओबीसी के जो हक अधिकार, थोड़े बहुत हक अधिकार जो मिले हैं उनको पूरी तरह से नष्ट करने का काम कर रहे हैं, इस विषय को आपने उठाया। बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं आप सभी लोग। और जहां तक जागृति का मामला है, ओबीसी में जागृति मानता हूं कि उतनी जागृति नहीं है जितनी हमारे शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के भाइयों में है। इसका कारण 1932 से पूना पैक्ट के बाद से बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों से हमारे शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के भाइयों को जो हक अधिकार मिले हैं, जो उनका विकास हुआ है, जो वो नौकरी में गए हैं, जो नौकरी के कारण जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, जो विदेश में जाके उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, जो आरक्षण का या प्रतिनिधित्व का जो लाभ और जो सुख एसटी समाज को मिला, एसटी समाज को मिला, उसके कारण पूरे देश में हमारे एससी एसटी के समाज के भाई जो है जागृत हो गए। और पिछले 5000 साल का इतिहास अगर देखें तो हमारे एससी एसटी के जो भाई है वो सबसे ज्यादा शोषण और पीड़ित रहे हैं, सबसे ज्यादा मार उन्होंने फिजिकल जो चार्जमेंट किया है, फिजिकल जो उनको दिक्कतें हुई है वो हमारे एससी के भाइयों को हुई है। तो इसलिए बहुत लंबे समय तक वो शोषण और पीड़ित के शिकार रहे, इसलिए वो जागृत हो गए। दूसरा, जैसे ही इस देश में जो अंग्रेजों के जाने के बाद जो है यहाँ पे भारत का संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था आई, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के भाइयों को अधिकार मिला, इसलिए वो ज्यादा जागरूक हो गए। ओबीसी के लोगों को मनुवादी लोगों ने धर्म की चाशनी में अटका के रखा। जैसा कि आपने बनाया, अभी मंडल कमीशन जब आया तो कमंडल उठ गया, और कमंडल जब मंडल 2 का मामला आया तो अभी कमंडल 2 की तैयारी है, अभी वो
उत्तर प्रदेश में वो मंदिर के उद्घाटन में सब लोग जा रहे हैं। तो पूरे जो 5000 साल से ओबीसी समाज को धर्म की चाशनी में उन लोगों ने डुबो के रखा, इसलिए वो धार्मिक रूप से ओबीसी का उपयोग करते रहते हैं। हिंदू मुसलमान के रूप में, भारत पाकिस्तान के रूप में ओबीसी का यूज करते रहते हैं। पर अभी आजकल के समय में हम और हमारे बहुत सारे लोग ओबीसी की जागृति में लगे हैं और बहुत सारे लोग अब जागृत होके अपने हक अधिकारों के लिए बड़ी तेजी से संघर्ष कर रहे हैं। जी, आपने काफी विस्तार से और अच्छी तरह से जानकारी दी। एक थोड़ी सी तकनीकी शायद चूक इसमें हुई है। आज के दिन साहू जी ने आरक्षण लागू किया था। उनकी जो जन्म तिथि है वो 18 मई है, 18 मई 1682। सूर्य मंडल जी जैसा बताया, जैसा मनीषा जी ने बताया और बाग साहब ने बताया और ललित जी ने बताया, तो इस तरह से तो यानी भारतीय जनता पार्टी ने जो दांव चला है, एक तरफ है आरक्षण को पूरी तरीके से बेअसर करने का और साथ में मंदिर निर्माण की दिशा में आगे बढ़ जाने का और इसको इतना भव्य रूप दे देना, इतना मतलब की योजना जो है कि फिर तो ये कामयाब हो जाएंगे अगर ऐसे यही स्थिति रही तो। हाँ, साहू जी महाराज को जो श्रद्धांजलि देना चाहिए वो आपने दिया, और साथ ही जो प्रश्न आपने किया, जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का, वो दिग्गज मोहन भागवत ने खुले रूप से कहा था। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना